नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ के ऊपर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि भई आप इसे रिव्यू कीजिए। क्या है ये सारा मामला सेडिशन लॉ के बारे में? क्या है सेडिशन लॉ? और इसके बारे में हम आज सब कुछ समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले इस स्लाइड पे हम समझेंगे व्हाट इज सेडिशन लॉ सेक्शन 124 ए व्हाट डज सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर मीन। कि आखिर ये लॉ है क्या, सेक्शन 124 क्या है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है। व्हाट इज सेडिशन लॉ? सेक्शन 124 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी व्हिच डील्स विद सेडिशन। सेडिशन का मतलब राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह भी कहते हैं। was drafted by Thomas Babington Macaulay and included in the IPC in 1870। तो 1870 में एक कानून बना था मैकॉले के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार में जो थे मंत्री थे उनके द्वारा ये कानून बनाया गया था। व्हाट डज सेक्शन 124 ए स्टेट्स? क्या कहता है सेक्शन 124 ए? Section 124A of the IPC, which deals with sedition, states whoever words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise bring or attempts to bring into hatred or contempt। तो अ, राष्ट्र के खिलाफ, राज्य के खिलाफ शब्दों के रूप में, लिखित रूप में या कोई साइन के रूप में या मतलब विजिबल रिप्रेजेंटेशन या कि यानी कि आप कुछ दिखा के विजिबल रिप्रेजेंट किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, उसके द्वारा अगर आप कोई भी ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है या लोगों की भावनाएँ भड़का सकता है या सरकार के खिलाफ है, जो सरकार ने कानून बनाया हुआ है उनके खिलाफ है, तो वो पनिश किया जाएगा इसके अंडर सेक्शन 124 के अंदर, और इसमें उम्र कैद की सज़ा है, जो आगे भी बढ़ाई जा सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। सज़ा में, उम्र कैद की सज़ा में मतलब आप 3 साल और जोड़ सकते हैं, जितना भी जो पीरियड होता है उसका, और फाइन भी ऐड हो सकता है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124 ए सेडिशन इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें जमानत नहीं होती। पनिशमेंट अंडर लॉ वेरीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years टू लाइफ टर्म, मतलब 3 साल से लेकर जिंदगी भर तक की आपको सजा इसमें हो सकती है। पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ कांट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, और आपको अरेस्ट करने से पहले किसी भी तरह का जो है नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आपको उठा लिया जाएगा जहाँ पे भी आप होंगे। और आपका पासपोर्ट जो है वो ज़ब्त हो जाएगा। आपको पेश होना पड़ेगा कोर्ट में जब भी आपकी पेशी होगी, जब भी आपको बुलाया जाएगा। और इसका इतिहास क्या है? सेडिशन लॉ जो है इनटू फुल फोर्स कब आया था? 1870 में ये आया था, जैसा कि हमने बताया मैकॉले के द्वारा। और इसका जो बहुत ब्रूटल तरीके से उपयोग हुआ था, या जो जिसे आप कह लें फुल फोर्स के साथ जो उपयोग हुआ था, वो इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था 1973, जब इमरजेंसी लगाई गई थी। और उस समय ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन चुका था, व्हिच मीन्ट अ वारंट इज नॉट नीडेड टू अरेस्ट एन अक्यूज। कोई वारंट नहीं चाहिए, आप सीधा जिसको चाहें उसे उठा सकते हैं। उस वक्त पर ऐसा था। Several activists and journalists have been accused of sedition for making certain remarks। जैसे सरकारों के खिलाफ कोई क्वेश्चन कर लेता है, कुछ पूछ लेता है, कुछ रिमार्क दे देते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो एमएलए और एमपी हैं वो अरेस्ट हो गए थे महाराष्ट्र में। उन्होंने बोला था कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर के सामने उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उनके ऊपर भी यही जो एक्ट है, यही कानून है, वो लगाया गया था सेडिशन का। और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा भी था कि क्या ये लॉ जो है वो आज़ादी के 75 इयर्स के बाद भी ज़रूरी है? अब भी आपने इसे रखा हुआ है, आप इसे रिव्यू कीजिए। और 2014 से लेके 2019 तक अगर हम बात करें तो 326 सेडिशन केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं कंट्री में, जिसमें चार्जशीट फाइल हुई है 141 केसेस में, लेकिन सिर्फ 6 लोग जो हैं वो कन्विक्टेड हुए हैं। ऑल्दो
Thomas Macaulay, who drafted Indian Penal Code, had included the law on sedition. It was not added in the code enacted in 1860. तो मतलब उन्होंने इसको बनाया था कानून को, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं किया गया था. लीगल एक्सपर्ट्स बिलीव दैट omission was accidental. In 1890, sedition was included as an offense under Section 124A IPC through the Special Act. तो 1890 में ये इंक्लूड हुआ था, 1860 में बनाया था, लेकिन उस वक्त में इतना ज़रूरी उन्होंने नहीं समझा था, लेकिन 1890 में इसको इंक्लूड किया गया था. द punishment prescribed then transportation beyond the seas for the term of his or her natural life was amended to life imprisonment in 1955. 1955 में इसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था. और द प्रोविजन वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू कर्ब पॉलिटिकल डिसेंट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट मूवमेंट. तो जब भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, उस वक्त में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग हुआ था. सेवरल प्री इंडिपेंडेंस केसेस इन्वॉल्विंग सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी आर अगेंस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर्स. जो उस दौर के फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब इस लॉ को इस्तेमाल किया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट, शौकत एंड मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद एंड महात्मा गांधी तक के ऊपर इसमें इस्तेमाल किया गया था. इट इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम that the most notable trial on sedition, Queen Empress We versus बाल गंगाधर तिलक, took place in 1898. तो 1898 में भी इसमें काफी जो है नोटेबल ट्रायल हुआ था सेडिशन के ऊपर, जब गंगाधर तिलक के ऊपर, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर ये आरोप, ये कानून लगाया गया था, इसके तहत गिरफ्तारी की गई थी. और subsequently two high courts, the Punjab and Haryana High Court and in Tara Singh Gopi Chand versus the state 1951 and the Allahabad High Court in Ram Nandan versus state of Uttar Pradesh 1959 declared that section 124A of the IPC was primarily a tool of colonial masters to quell discontent in the country and declared the provision unconstitutional. तो उस वक्त पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था कि भाई कॉलोनियल एरा में जब अंग्रेजों का राज था, उस वक्त इसका दुरुपयोग किया गया था. इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था. द इशू केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा नेट पर रिसर्च करके. इसमें क्या हुआ था, a 5-judge constitution bench overruled the earlier rulings of the high courts and upheld the constitutional validity of IPC section 124A. तो उन्होंने जो आईपीसी सेक्शन 124A की वैलिडिटी थी, उसको कानूनी रूप से अलाउ कर दिया था, और जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था हाई कोर्ट्स ने, उसको ओवररूल कर दिया था उन्होंने. और हाउएवर द कोर्ट अटेम्प्टेड टू रिस्ट्रिक्ट इट्स स्कोप फॉर मिसयूज, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इसका मिसयूज ना हो. द कोर्ट हेल्ड दैट unless accompanied by an incitement or a call of violence, criticism of the government cannot be labeled sedition. मतलब गवर्नमेंट का अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो वो सेडिशन के दायरे में नहीं आएगा जब तक कॉल फॉर वायलेंस ना हो. मतलब कोई ऐसा बयान ना दे इंसान की जिसकी वजह से दंगे हो जाएं या लोगों में जो है लड़ाई वगैरह, झगड़ा वगैरह हो जाए, तब तक ऐसा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो सेडिशन है. द रूलिंग restricted sedition only insofar as seditious speech tending to incite public disorder. A phrase section 124 itself does not contain but was read into it by the court. तो ये जो लाइन है कि भाई पब्लिक डिसऑर्डर जब तक नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, ये उस रूल के अंदर नहीं है, उस लॉ के अंदर नहीं लिखी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा उस वक्त पे कि अगर ऐसा होगा तो ही आप इस कानून को जो है लगा सकते हैं, इस एक्ट को लगा सकते हैं गिरफ्तारी करने के बाद. द कोर्ट ऑल्सो issued 7 guidelines underlining which critical speech cannot be qualified as sedition. तो कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि किन मतलब किन डायलॉग्स के तहत, किस किस स्पीच के तहत ये लागू नहीं होगा. इन इट्स गाइडलाइंस ऑन यूजिंग द न्यू रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन ऑफ सेडिशन लॉ, द कोर्ट सेड नॉट ऑल स्पीच विथ डिसअफेक्शन, हेट्रेड और कंटेम्प्ट अगेंस्ट द स्टेट. हर तरह की स्पीच जिसमें नफरत हो, जिसमें कोई ऐसी मतलब आप स्टेट जो राज्य सरकार है या देश की सरकार है उसके साथ सहमत नहीं है, उसको नहीं माना जा सकता सेडिशन के अंतर्गत. लेकिन
सिर्फ वो स्पीच जो लाइकली टू इंसाइट पब्लिक डिसऑर्डर, जिससे पब्लिक में जो है अ, मतलब दंगा भड़क सकता है या कोई भी उथल-पुथल हो सकती है, उसको क्वालीफाई किया जाएगा। जस्ट लास्ट ईयर, पिछले साल, विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट क्वैश्ड एफआईआर विद चार्जेस ऑफ sedition against the journalist for criticizing Prime Minister Narendra Modi's handling of the COVID-19 crisis and cautioned against unlawful application of the provision. तो पिछले साल विनोद दुआ जो कि एक जर्नलिस्ट थे, उनके अगेंस्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दायर की थी केस, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने वो एफआईआर को रद्द कर दिया था। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था पीएम नरेंद्र मोदी को कोविड 19 क्राइसिस के लिए, और द कोर्ट्स इंटरवेंशन इन इज क्रूशल। अब इस केस में कोर्ट की जो दखल अंदाजी है वो बहुत क्रूशल है, क्योंकि इस केस में अगर वो स्ट्राइक डाउन करते हैं इस कानून को, इसको रद्द करते हैं, तो एक तो जो केदारनाथ रूलिंग एंड अपहोल्ड द अर्लियर रूलिंग्स दैट वर लिबरल ऑन फ्री स्पीच, एक तो उनको पुरानी रूलिंग दोबारा करनी पड़ेगी। अगर इस रूल को रद्द करते हैं तो जो पुराना हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था वो दोबारा लागू हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर इसको लागू नहीं करते तो अभी प्रॉब्लम तो चल ही रही है। तो दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट के लिए एक दिक्कत का सवाल है ये, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वो इस लॉ को रिव्यू करेंगे, either by diluting the language or repealing it. It could still bring back the provision in a different form. तो या तो वो इसकी भाषा में बदलाव कर सकते हैं, या इसके जो क्लॉजेस हैं कि जिनके अंतर्गत गिरफ्तारी होंगी उसमें बदलाव कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई वो रिव्यू करेंगे इस चीज को, कि हम इस कानून के अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे कानून को ही रद्द कर दें। भाई दुरुपयोग तो किसी भी कानून का हो सकता है। अब डाउरी एक्ट है, दहेज में कितनी फेक एफआईआर रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है? मर्डर के केस में कितनी फेक एफआईआर रजिस्टर्ड होती हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में कितनी फेक एफआईआर रजिस्टर्ड होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कानून ही रद्द कर दिया जाए। भाई आप सीधी सी बात एक समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चाकू से खून हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि चाकू का, नाइफ का हम उपयोग ही बंद कर दें, उसको डिक्लेयर कर दें कि भई ये यूज़ ही नहीं करना। तो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी स्टेट, मतलब गवर्नमेंट को भी, और सुप्रीम कोर्ट को भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी। अब सेडिशन लॉ जो दूसरी कंट्रीज़ में है वो क्या कहता है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर सेडिशन लॉ जो था ऑफिशियली रिपील्ड हो गया था अंडर सेक्शन 73 ऑफ द कोरोनर्स एंड जस्टिस एक्ट 2009, सिटिंग अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यूके में 2009 में हटा दिया गया था। इन यूनाइटेड स्टेट्स, sedition is a federal felony under the Federal Criminal Code section 2384 and is now being used against writers involved in the January 6 attack on the Capitol। अगर आपको याद हो तो जब जनवरी 6 जनवरी को कैपिटल, अमेरिका के कैपिटल जो था वहाँ पे अटैक हो गया था, काफ़ी सारे लोगों ने पहुंचकर वहाँ पे मतलब काफ़ी जो परिस्थिति थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो उस वक्त के लोगों के ऊपर ही ये यूज़ किया जा रहा है। डिस्पाइट द फर्स्ट अमेंडमेंट दैट फॉरबिड्स एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, conspiracy to interfere directly with the operation of government and not just speech is considered sedition। मतलब सिर्फ आप गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा, until एंड अनलेस आप कोई साजिश नहीं कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया में ये लॉ जो है वो रिपील्ड हो गया था, खत्म कर दिया गया था 2010 में। और पिछले साल सिंगापुर आल्सो रिपील्ड द लॉ सिटिंग दैट सेवरल, सिंगापुर में भी रिपील्ड हो गया था पिछले साल, ये कहते हुए कि भाई जो न्यू लेजिस्लेशन है, जो न्यू नए कानून हमने बनाए हैं वो इतने सफिशिएंट हैं कि वो हर तरीके की जो सेडिशन लॉ को लागू किए बिना सक्षम है, हर तरीके की जो कानून की उल्लंघन करने वाले लोग हैं उनको हैंडल करने के लिए। अब करंट केस क्या है? Supreme Court is currently trying to decide whether a three-judge bench or a five-judge bench should hear the petitions challenging the constitutionality of the law। सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड कर रहा है कि भाई 3 लोगों की बेंच जो है वो इस पे डिसीजन लेगी, या 5 जजेस की बेंच जो है वो डिसीजन लेगी। द सेंटर्स एफिडेविट हैड सेड, सेंटर गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट एक दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम इसको री एग्जामिन और रिकंसिडर करेंगे द सेडिशन लॉ को इन एन बाय एन अप्रोप्रिएट फॉर्म, मतलब उसको एक अप्रोप्रिएट फोरम के अंदर हम लेकर आएंगे इन अ चेंज ऑफ स्टैंड जस्ट 2 days आफ्टर स्टाउटली
डिफेंडिंग दिस लॉ, मतलब पहले उन्होंने इसको डिफेंड किया था, लेकिन अब 2 दिन के बाद वो इस पे कह रहे हैं कि भई हम इसमें चेंज देखेंगे कि भई क्या चेंज हो सकते हैं, क्या हम इसमें कर सकते हैं, इसको री-एग्ज़ामिन करेंगे। एंड ऑल्सो अर्ज्ड, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त भी की है, कोर्ट नॉट टू इन्वेस्ट टाइम इन एग्जामिनिंग इट्स वैलिडिटी वंस अगेन, कि दोबारा आप इसकी वैलिडिटी को एग्जामिन करने में समय जो है वो ना दें। द कोर्ट सेड दैट दे डोंट वांट टू बी अनरीजनेबल इफ द सेंटर वांट्स टू डू समथिंग अबाउट इट, कि भाई हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहते। अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो खुद कुछ करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और उनकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, वी आर मेकिंग इट वेरी क्लियर, वी वांट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द लॉ टू द स्टेट्स, वी विल गिव यू द टाइम टिल टुमारो। एक दिन का समय दिया गया है इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और स्पेसिफिक क्वेरीज आर, हमारे जो क्वेरीज हैं वो मतलब स्पेसिफिक हैं, पॉइंट टू पॉइंट, वो ये हैं: वन अबाउट पेंडिंग केसेस एंड द सेकंड एज टू हाउ द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ फ्यूचर केसेस, द कोर्ट सेड। तो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें एक तो बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सेंटर को कि भाई आप बेल, आपको जो है बेल जो है अलाउ करनी पड़ेगी। और फ्यूचर में अगर आप ऐसे कोई भी केस रजिस्टर करने से बचें या उनको देखें परखें उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। फिलहाल तो अभी इस पे रोक लगी हुई है। और बुधवार को यानी कि आज सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है दैट उनकी तरफ से एक ऑफ मतलब ऑप्शन दिया गया है कि एसपी रैंक के जो ऑफिसर हैं कैन बी मेड रिस्पांसिबल फॉर मॉनिटरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फॉर सेडिशन। मतलब अगर कोई भी एफआईआर होती है सेडिशन केस के अंतर्गत तो एक एसपी ऑफिसर को, एसपी रैंक के ऑफिसर को रिस्पांसिबल बनाना चाहिए कि भाई वो उस केस को देखें, समझें और ये निर्णय लें कि क्या उसमें सेडिशन जो है वो बनता है, सही है। विद रिगार्ड टू पेंडिंग सेडिशन केसेस, the center suggested that hearing on bail pleas in such matters may be fast-tracked as the government did not know the gravity of offense in each case। तो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं बेल के, उनमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार को नहीं पता कि भाई ऑफेंस जो है राजद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का या जो सेडिशन का जो चार्ज लगाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ठोस हैं वो एफआईआर्स या जो इल्जाम लगाए गए हैं। Ultimately, pending cases are before judicial forum and we need to trust courts, the law officer told the bench। तो अल्टीमेटली पेंडिंग केसेस जो हैं वो जुडिशियल फोरम में पेंडिंग है और हमको कोर्ट पे विश्वास करना पड़ेगा, लॉ ऑफिसर ने ये कहा है। द कोर्ट हाउएवर डिडंट एक्सेप्ट द सजेशन, कोर्ट ने मना कर दिया ये सजेशन एक्सेप्ट करने से, एंड आस्क्ड द सेंटर एंड द स्टेट टू रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग अ सेडिशन केसेस अंटिल द गवर्नमेंट कंप्लीट्स द री एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो जब तक सरकार इनको ये नहीं बता देती कि हमने री एग्जामिन कर लिया है और हमने इसमें बदलाव करने की निर्णय लिया है या हम चेंज करेंगे या इनका क्या डिसीजन है इसको री एग्जामिन करने के बाद, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है नए केसेस सेडिशन के रजिस्टर करने में। अब उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया है, जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इनके द्वारा इन्होंने कहा है कि भई हम रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट की, लेकिन लक्ष्मण रेखा जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि अ, ऐसा नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि भई कानून में अगर कुछ कमियाँ हैं तो उसको दूर किया जाना चाहिए, कानून का दुरुपयोग रोकना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को ही खत्म कर दें। मतलब कम शब्दों में अगर आपको मैं कहना चाहूँ तो यही है। और इन्होंने कहा है, वी हैव मेड आवर पोजीशंस वेरी क्लियर एंड इन्फॉर्म्ड द कोर्ट अबाउट द इंटेंशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले अभी कहा था कि भई जो है बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह के जो केसेस हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें सब। और उसके बाद ही ये पूरा मुद्दा एकदम से निकल के आया है। तो ये सारी इस वीडियो में हमने चीज़ें कवर की। आपने, आई होप, सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि सेडिशन का लॉ क्या है, क्या सेक्शंस हैं उसके अंदर, किस बात पे लगता है, कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, किन-किन लोगों के ऊपर लगा, लेटेस्ट केस स्टडी उसके बारे में कौन-सी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में लगा था बीजेपी एमएलए और एमपी के ऊपर। और अभी कोर्ट ने क्या कहा है, इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक ये कवर किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।